साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अंग्रेजी व्याकरण की कक्षा में। साथियों, इंग्लिश ग्रामर की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे टेंस। साथियों, अगर आप टेंस पढ़ पढ़ कर थक गए हैं लेकिन फिर भी आपको टेंस समझ नहीं आ रहे हैं और टेंस के बिना आपकी अंग्रेजी अधूरी है, तो साथियों आप एक मौका हमें दीजिए, आपको टेंस हम सिखाएंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, टेंस अंग्रेजी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बिना अंग्रेजी व्याकरण ये समझिए कि कुछ भी नहीं है। साथियों, इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा लंबा टॉपिक ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा। आज आप टेंस संबंधी अपनी कमज़ोरी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर दूर कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं टेंस पढ़ना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं टेंस। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेंस होता क्या है। कुछ ऐसा कहते हैं कि जो टेंस और टाइम ये दोनों एक ही हैं। तो आपको बता दें कि टेंस और टाइम दोनों एक नहीं है। ठीक है, टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल और टाइम का हिंदी अर्थ होता है समय। तो देखिए, ये दोनों के दोनों शब्द जो हैं एक नहीं है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो टाइम शब्द है ये केवल और केवल समय को बताता है। ये किसको बताता है? केवल समय को बताता है। लेकिन जो टेंस है वो टेंस हमें ये बताता है कि जो कोई एक्शन है उस एक्शन के होने का, यानी कि किसी कार्य के होने का समय, किसी कार्य के होने का जो समय है उसको कौन बताता है? उसको टेंस बताता है। तो कहने का मतलब टेंस और टाइम दोनों में थोड़ा अंतर होता है। आप अंतर ध्यान रखें कि जो टाइम शब्द है ये समय है और समय का मतलब होता है केवल समय। लेकिन जो टेंस है वो ये बताता है कि कौन सा कार्य किस समय पर हुआ। ठीक है, उसमें समय के साथ एक्शन शब्द और जुड़ जाता है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, टेंस के बारे में आपको सामान्य जानकारी तो है। तो जो टेंस है वो टेंस यानी काल जो है उसके तीन भेद हैं, यानी तीन प्रकार अभी आप वर्गीकरण कर सकते हो। देखिए, सबसे पहला अपन बात करें कि पहला टेंस कौन सा है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि टेंस के हिसाब से यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है पास्ट टेंस। कौन सा आता है? पास्ट टेंस आता है। ठीक है, और यदि दूसरा टेंस वो है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और तीसरा जो है वो है साथियों फ्यूचर टेंस। अब देखिए, हमने ऐसा क्यों लिखा है कि पहले पास्ट को लिखा फिर प्रेजेंट को लिखा? क्योंकि पास्ट यानी भूतकाल, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल और फ्यूचर यानी भविष्य काल। मतलब भूतकाल जो है पास्ट वो पहले ही था, यानी वर्तमान से पहले कौन सा समय था? वो भूतकाल था। तो इसलिए हमने पास्ट को पहले रखा। तो साथियों, ये जो टेंस हैं तीनों, इन प्रत्येक टेंस के चार चार भाग किए गए हैं। जो प्रत्येक टेंस है ये, इनके कितने कितने भाग किए गए हैं? इनके चार चार भाग प्रत्येक के किए गए हैं। तो देखो, चार चार भाग इनके कौन से हैं? देखो, समान है, उनका नाम एक जैसा है। ठीक है, तो नंबर एक सभी का जो होता है वो है सिंपल। उसको हम सिंपल कह सकते हैं या इंडेफिनिट कह सकते हैं। सिंपल या इंडेफिनिट कह सकते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, ये क्या है? प्रत्येक टेंस के चार चार भाग अपन को पढ़ने हैं। पहले हम पढ़ेंगे, पढ़ने की दृष्टि से, पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से अपन क्या करते हैं? पहले प्रेजेंट को लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के चार भाग पढ़ते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, जैसे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ऐसे ही फ्यूचर के 4 भाग, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो साथियों ये 4 भाग इनके हो गए। अब जो सिंपल टेंस है या इंडेफिनिट टेंस है वो अनिश्चित होता है, उसमें जो एक्शन है वो क्या है, अनिश्चित है। ठीक है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, लगातार, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, यानी कि कोई काम जो है वो लगातार जारी होता है। ठीक है। परफेक्ट में क्या है, इसमें किसी कार्य के समाप्त होने का भाव होता है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस ये 2 टेंसों के योग से बना है, इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इसमें क्या होता है कि कोई कार्य, जिस कार्य का कुछ भाग तो समाप्त हो गया लेकिन कुछ भाग अभी भी जारी है। ठीक है, तो वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो साथियों ये सामान्य सी जानकारी हुई टेंस और उसके भेदों के बारे में। साथियों अपन को प्रत्येक जो टेंस है, यानी कि टेंस के 3 भेद, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, फिर प्रत्येक भाग के 4 भेद, और जैसे पास्ट टेंस के 4, प्रेजेंट के 4 और फ्यूचर के भी 4। साथियों अपन को इन्हीं में 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं, यानी कि एक टेंस के अंतर्गत ही अपन कितने कितने प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं। यदि हम सेंटेंस की बात करें तो सब में अपन को कम से कम 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं। देखो, एक अपन को पढ़ना है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा अपन को पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा अपन को पढ़ना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा अपन को पढ़ना है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो साथियों अपन को प्रत्येक टेंस के अंतर्गत ये 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए दोबारा समझ लीजिए, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये टेंस के 3 भेद हो गए। अब इन तीनों के 4 टेंस अपन को पढ़ने हैं, और उन प्रत्येक 4 जो टेंस हैं उन चारों टेंसों में अपन को 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये अपन को सेंटेंस उसमें पढ़ने हैं। साथियों धीरे धीरे आपको सारी बातें हम बता रहे हैं, आप ऐसा ना समझें कि ये क्या हो गया 3 भाग फिर 4 भाग फिर 4 सेंटेंस। साथियों सब समझ आएगा। तो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। साथियों ये इनकी सामान्य जानकारी हमने आपको दे दी भेदों सहित कि कितने भेद हैं और कितने प्रकार के अपन को सेंटेंस पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं कि आप जो हैं वो इस प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे हम, क्योंकि पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से अपन को पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज प्रेजेंट टेंस। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो देखिए प्रेजेंट टेंस जो है उसके अपन को प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस पढ़ने हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। तो साथियों सबसे पहले इन चारों में से हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं हम, यानी वर्तमान काल पढ़ रहे हैं। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल, अर्थात हम वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान काल हम पढ़ रहे हैं। तो साथियों सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो साथियों अब इस पर आप अपना ध्यान एकाग्रित करिए, अपन को पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। साथियों सबसे महत्वपूर्ण टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप अगर इसको समझ गए तो समझो आप टेंस समझ गए। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे आपके साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसको हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे। तो देखिए हिंदी की यदि बात करें कि हिंदी में क्या पहचान इसकी, तो देखो इनके वाक्यों के अंत में, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या फिर ताहूं, ते हो, ये शब्द आते हैं, तो साथियों समझो कि वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अंग्रेजी की हम यदि बात करें साथियों, तो अंग्रेजी में अपन को देखो इसमें क्या ध्यान रखना है
इसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, ठीक है, या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, ठीक है। इनके अलावा और क्या आ सकता है, देखो डू या डज, इनका प्रयोग मिल सकता है, डू या डज। तो साथियों ये कुछ हिंदी और अंग्रेजी में पहचानने के तरीके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों, देखो कि अपन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं। कितने प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं? 4 प्रकार के। साथियों 4 प्रकार के सेंटेंस हम शुरू करेंगे, लेकिन उनसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात और, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको पहचानने के कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे समय सूचक शब्द हैं, ऐसे एडवर्ब्स हैं, तो उनको आपको विशेष याद रखना है। ये विशेष महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अब लिख रहा हूँ। देखो एक तो होता है ऑलवेज, ठीक है, एक होता है सेल्डम, इसके अलावा ऑफन। ऑफन के साथ यदि मान लो ऑफन के हम कहते हैं यूजुअली, यूजुअली भी आ सकता है, ठीक है, जनरली भी आ सकता है, जनरली, ठीक है। इनके अलावा ओकेजनली, ओकेजनली ये भी आ सकता है, ठीक है। रेयरली आ सकता है, रेयरली, और स्केर्सली आ सकता है। साथियों इनको आप विशेष ध्यान रखना, जो मैं लिख रहा हूं ये ऐसे एडवर्ब्स हैं कि जिनसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करोगे, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अपन को पहचान बताते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। इनके अलावा समटाइम्स भी आ सकता है, समटाइम्स। समटाइम्स के अलावा ऐसा भी आ सकता है कहीं कहीं पर, मान लो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। इनके अलावा और क्या आ सकता है, देखो एक होता है ईच और एवरी, ईच या एवरी। इनके साथ में क्या आ सकता है, डे आ सकता है, नाइट आ सकती है, या फिर वीक आ सकता है, या मंथ, या ईयर, ऐसा आ सकता है। यानी ईच के साथ में या एवरी के साथ में यदि डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर ये सब आ जाए, इनमें से कोई सा भी आ जाए। और इनके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे इन द मॉर्निंग, यानी कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऐसा भी कहीं आता है तो प्राय इन द इवनिंग। लेकिन ये जो इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग है, इनका आपको ध्यान रखना है कि निश्चित नहीं है ये आपको पूरा वाक्य टेंस का पढ़कर ही पता लगेगा, लेकिन प्राय हम बात करें तो ये इस टेंस में आ जाते हैं। अब आप इन शब्दों को दोबारा देखिए ध्यान से, कि ये शब्द हैं जो आपका परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो यहीं से पूछा जाता है, और यहीं से हम उस प्रश्न का उत्तर सही कर सकते हैं। तो देखो ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, रेयरली, स्केर्सली, समटाइम्स, ऑन संडे, ऑन मंडे, इस प्रकार से, या फिर ईच और एवरी के साथ में डे, नाइट, वीक, मंथ या ईयर आ जाए, या इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग भी आ सकता है। तो साथियों ये अगर कहीं पर आते हैं तो वहाँ पर सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है साथियों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ सामान्य बातें हुई। अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, और ये सेंटेंस का जो नाम है ये आपको याद रखना है। ये आपको सभी टेंसेज में पढ़ने हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखो पहला सेंटेंस, पहली प्रकार के सेंटेंस अपन को अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य। कैसे वाक्य पढ़ने हैं? सकारात्मक वाक्य अपन को पढ़ने हैं। तो साथियों सकारात्मक वाक्य जो हैं, सकारात्मक वाक्यों में अपन को कुछ बातें ध्यान रखनी है कि देखो हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, तिहे, तेहे, ताहू, तेहो आना ही चाहिए। वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब तक चलेगा तब तक आएगा ही आएगा। ठीक है, अब अपन को याद रखने वाली बात यह है कि इनको हम अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं।
इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो देखो इनके लिए अपन को सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद में जो कुछ भी अगर बचता है वो लगा देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट, यहाँ तक आप इसे ध्यान रखो। इसके बाद जो भी बचेगा वो हम लगाएंगे सब में ही। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अनुसार इसके जो वाक्य होते हैं उनका निर्माण होता है, उनकी संरचना इस प्रकार होती है। अब यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगाया जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो देखो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में हम बात कर रहे हैं एस या ईएस की। तो ये एस या ईएस कब लगता है? जब जो करता है यानी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यानी कि ही, सी, इट या थर्ड पर्सन किसी का नाम, थर्ड पर्सन नेम, और नेम भी कैसा? सिंगुलर होना चाहिए। देखो अगर अपना सब्जेक्ट क्या है, ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई नेम है, ठीक है, तो उसके लिए यानी या थर्ड पर्सन है अर्थात नाम किसी का है, सिंगुलर है, तो उनके लिए अपन को वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना पड़ता है। यानी कि ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन किसी का नाम हो, ठीक है, लेकिन नाम भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट हो? सिंगुलर। जो सब्जेक्ट है ना, कहने का मतलब ये कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो हम ये जो सिंगुलर है, अब सिंगुलर का भी आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर तो आई भी होता है लेकिन आई के साथ अपन को नहीं लगाना, अपन को लगाना है ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम किसी का हो, तो अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना पड़ता है। यानी कि सिंगुलर नेम, थर्ड पर्सन किसी का नाम हो, सिंगुलर नाम होना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या लगाते हैं फिर वर्ब के साथ एस या ईएस। और साथियों ऐसा केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अन्य किसी टेंस में ऐसा कोई लफड़ा नहीं होता है जो ये एस या ईएस लगाने का है। तो साथियों जैसे अब हम बात करते हैं आपसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जैसे अपन ने कहा मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, ये अपन ने एक सेंटेंस लिखा। अब इसकी अपन अंग्रेजी बनाएंगे। देखो ये इसका करता है सब्जेक्ट, जो काम करता है वो करता है, ठीक है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और ये इसकी क्या है? क्रिया है, ये हेल्पिंग। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएं। अपन सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं का हो गया आई। उसके बाद अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पीने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ड्रिंक, ये अपन ने ड्रिंक लिखा। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। देखो एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या है? आई है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है? दूध, तो दूध को कहते हैं मिल्क, ये हो गया। ठीक है, अब अपने पास क्या बचा? प्रतिदिन। इसको अपन ने लिख दिया डेली या एवरीडे, क्योंकि देखो ये डेली शब्द आया, एवरीडे, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? ये हमने आपको पहले बताया कि ये आएगा तो समझो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, डेली आ जाए, एवरीडे आ जाए, ईच डे आ जाए, ठीक है, ईच नाइट आ जाए, एवरी नाइट आ जाए, इस प्रकार से आते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और उदाहरण देखिए, जैसे वह शाम को खेलता है, ये वाक्य लिख दिया अपन, वह शाम को खेलता है। अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये खेलना क्रिया है, ठीक है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले अपन लगाया ही, उसके बाद क्रिया लगाओ खेलना, प्ले। अब देखो प्ले के साथ में अपन को एस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि अपना सब्जेक्ट ही है, ठीक है, और अपना सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या थर्ड पर्सन किसी का नाम सिंगुलर नाम हो तो अपन को क्या करना पड़ेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना पड़ेगा। हमने लगा दिया। फिर आया शाम को। अब इस शाम को लिख दिया अपन ने इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। और देखिए कुछ उदाहरण, जैसे हम ये कहें राम
पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई। ठीक है, तो राम ये सब्जेक्ट लिखा सबसे पहले, फिर वर्ब लिखेंगे लिखना, ये राइट। अब देखो अपना सब्जेक्ट राम है, सिंगुलर नाम है किसी का, ठीक है, थर्ड पर्सन, तो एस लगाना पड़ेगा अपन के साथ में। उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर, ये हो गया राम राइट्स ए लेटर। एक उदाहरण और साथियों, इस टेंस पर ही आपको विशेष फोकस करना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। जैसे अपन ने कहा हम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, ये वर्ब हो गई। तो सबसे पहले हम वी लिखेंगे, ये सब्जेक्ट, अब क्रिया को लाओ पहले, खेलना, उसको कहते हैं प्ले। अब ऐसे या एस लगाना कि नहीं लगाना है, तो देखो नहीं लगाएंगे क्योंकि अपना सब्जेक्ट वी है और वी के साथ फिर नहीं लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ क्रिकेट, ये क्रिकेट लिख दिया ऑब्जेक्ट। इसके बाद प्रतिदिन, अब इसको डेली या एवरीडे लिख देंगे अपन। ये अपना सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वी प्ले क्रिकेट एवरीडे। साथियों आपको समझ आ रहा होगा, बहुत धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहे हैं। तो साथियों ये अफर्मेटिव सेंटेंस है सारे, हमने ये 4 उदाहरण आपके सामने लिखे। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो ना तो प्रश्नवाचक हों और ना ही नकारात्मक हों। नकारात्मक का मतलब जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है, वो ऐसे सेंटेंस कैसे होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं। तो साथियों आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रकार के सेंटेंस आपको बताते हैं। साथियों दूसरी प्रकार का सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। कैसे वाक्य, नकारात्मक वाक्य। देखो नकारात्मक वाक्य यानी कि जब सकारात्मक वाक्यों में यदि हम नहीं का प्रयोग और कर दें तो वो क्या हो जाता है, नकारात्मक वाक्य हो जाता है। जैसे अपन ने कहा राम जाता है, ये सकारात्मक है। हमने कहा राम नहीं जाता है, ये नकारात्मक हो गया। ठीक है, तो जो नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य जो है, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगी, उनके साथ में नोट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। ठीक है, अब देखो जब सकारात्मक वाक्य था तो उसमें क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही था, और एडवर्ब तो सब में ही अगर होती हैं तो लगाते हैं। अब इसमें नोट का प्रयोग हुआ, और नोट से पहले डू डज, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के नोट का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें अपन को हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेंगी, डू और डज, सहायक क्रियाएं डू और डज इसमें अपन को लगानी है। तो देखो अब डू डज कहाँ कहाँ लगेंगी, देखो ये भी समझ लीजिए। डू का प्रयोग कौन कौन से कर्ता के साथ करते हैं अपन, देखो आई, वी, यू, दे, यानी इसके अलावा बहुवचन कर्ता। कैसे कर्ता होने चाहिए, बहुवचन कर्ता, उन सब के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। और जो डज है, इस डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, वही ही, यानी जिनके साथ में ऐसे ये से लगाते थे ना, उन सब के साथ में डज का प्रयोग करते हैं, ही, सी, इट। ठीक है, इनके अलावा थर्ड पर्सन नेम, कैसा नाम, सिंगुलर। ठीक है, और इनके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, इनके अलावा और अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उनके साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे अपन को मान लीजिए अपना कोई उदाहरण है, वह शाम को फुटबॉल नहीं खेलता है। अब देखिए, अब ये सकारात्मक वाक्य था लेकिन इसमें हमने नहीं का प्रयोग कर दिया तो ये नकारात्मक हो गया। ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट है वह, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, और खेलना ये क्या है, क्रिया हो गई। अब सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लगाना है, वह को कहते हैं ही। अब ही के बाद अपन को डू डज में से लगाना है। अब डू डज में से क्या आएगा, डज आएगा, ये अपन ने डज लगा दिया। ठीक है, इसके बाद नोट लगाना है, ये नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो फर्स्ट फॉर्म खेलने को कहते हैं प्ले। अब ऐसे या कुछ नहीं लगाना है, वो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही था। ठीक है, तो प्ले। इसके बाद अब ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो ये फुटबॉल लिख दिया अपन ने। इसके बाद फिर शाम को, इसको कहेंगे अपन इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। देखो
इवनिंग और मॉर्निंग दोनों से पहले इंदा का प्रयोग करेंगे हम, नून और नाइट से पहले एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा वाक्य देखिए, मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ता हूँ। ये वाक्य जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ता हूँ, ये सब्जेक्ट है और पढ़ना वर्ब है, ठीक है। और बाकी अपने दोस्त वगैरह जो भी हैं इनको हम अन्य में मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो सॉरी, इस वाक्य में अपन को नकारात्मक बनाना है, तो नकारात्मक दोस्तों के साथ नहीं पढ़ता हूँ अपन को ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम नकारात्मक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, दोस्तों के साथ नहीं पढ़ता हूँ। तो देखिए आई का हो गया, मैं सब्जेक्ट है अपना, फिर डू डज में से लगाओ, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू, फिर नोट लगाओ, नोट, फिर वर्ब है पढ़ना, पढ़ने से क्या, पढ़ने क्या कहते हैं, रीड या स्टडी, आई डो नॉट स्टडी, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या बचा, अपने दोस्तों के साथ, तो के साथ देखो, जब वाक्य में आपको एक तरीका बताते हैं हिंदी से अंग्रेजी बनाने का, इतना लिखने के बाद वाक्य में जब कुछ शेष बचता है तो उसको क्या करते हैं, और पीछे से लिखना शुरू करते हैं। तो देखो के साथ, इसको लिखेंगे पहले, ठीक है, तो इसको कहते हैं अपन विद। इसके बाद अपने दोस्तों, ये एक साथ है तो अपने दोस्तों, तो यहाँ पर आई आ रहा है, ठीक है, यानी मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं पढ़ता हूँ, तो आई का यहाँ पर अपने का क्या बनेगा, माई फ्रेंड्स। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। ये जो है अपने, अपना, अपनी, इनका ट्रांसलेशन किस प्रकार से होता है, ये होता है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अगर आई है तो माई बनेगा, ही है तो हिज बनेगा, शी है तो हर बनेगा, वी है तो अवर बनेगा, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लीजिए, राम हमेशा माता पिता के साथ गांव नहीं जाता है। अपने एरिया, राम हमेशा माता पिता के साथ गांव नहीं जाता है। चलो इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। वाक्य कुछ आपको ऐसा लग रहा है हमेशा लिखने से, तो हम इसको ऐसा, राम अपने माता पिता के साथ गांव नहीं जाता है। तो देखो इसका हम अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, तो ये इसका सब्जेक्ट है राम। देखो मैंने कितना बड़ा वाक्य लिखा है। मेरा मकसद आपको बड़े वाक्यों को भी आसानी से समझाना है कि हम बड़े वाक्यों को आसानी से कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए राम अपने माता पिता के साथ गांव नहीं जाता है, तो सबसे पहले राम सब्जेक्ट लिखा अपन ने राम, डू डज लिखा अपन ने राम के साथ में डज, ठीक है, फिर लगाया नोट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, तो उसको कहते हैं अपन गो। अब देखिए ये हो गया। अब जो बचा है उसको देखो, अब यहाँ से पीछे शुरू करें, क्या क्या बचा है, राम डज नॉट गो, एक गाँव, ये बचा गाँव, इसको लिखा अपन ने टू विलेज। इसके बाद फिर हम लिखेंगे, अब बचा क्या है, के साथ, इसको क्या कहेंगे, विद। इसके बाद अपने माता पिता, ये एक है पूरा। तो अब अपना अपने की क्या लिखें, देखो राम के हिसाब से लिखना पड़ेगा अपना अपने की, तो राम को अपन ही मान लेते हैं, तो ही का क्या होगा, हिज, ये हो गया हिज। अब माता पिता का क्या हो गया, पेरेंट्स। ये देख लीजिए, राम डज नॉट गो टू विलेज विद हिज पेरेंट्स, राम अपने माता पिता के साथ गांव नहीं जाता है। साथियों ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम तीसरे प्रकार के सेंटेंस की ओर चलते हैं। साथियों तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। ये कैसे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं साथियों वो दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रश्न कितने प्रकार से बनते हैं, दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो देखो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनते हैं। एक तो बनता है WH वर्ड से, WH वर्ड से प्रश्न बनता है, ठीक है। और दूसरा जो बनता है वो बनता है, इधर लिख देते हैं हम या इधर लिख चले, WH वर्ड से। और जो दूसरा बनता है वो बनता है साथियों हेल्पिंग वर्ब से। वो किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से। अब आपको ये दोनों तरीके सभी टेंसों में याद रखने हैं।
कि जो प्रश्न है वो कितने प्रकार से बनेंगे, 2 प्रकार से, एक तो WH वर्ड से और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं WH वर्ड से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो देखो WH वर्ड से जो प्रश्न बनते हैं उनका तरीका क्या है। उनमें सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा। क्या आएगा, WH वर्ड। फिर प्लस में हेल्पिंग वर्ब आती है अपने पास, हेल्पिंग वर्ब डू और डज, ये दोनों में से। ठीक है, प्लस फिर अपन को सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट लगाने के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब्स, फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अपन को WH वर्ड से प्रश्न बनाना है। और जब हम हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाएंगे साथियों, तो ये जो WH वर्ड है आगे से बस ये हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ उदाहरण, पहले हम इसको WH वर्ड वालों को देख लेते हैं। जैसे हमने कोई वाक्य लिखा, मान लीजिए कि आप क्या करते हो, ये है जैसे। ठीक है, अब इसकी हम अंग्रेजी बनाएंगे। देखिए इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए देखो, सबसे पहले WH वर्ड, ये जो WH वर्ड है इसको आगे लाओ आप, इसको कहते हैं हम वाट। क्या कहते हैं इसको, वाट। इसके बाद आप लगाओ डूडज। अब डूडज सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट क्या है, आप यानी यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, अब लगाओ आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या अपना, यू, आप। ठीक है, उसके बाद फिर क्रिया लगाओ, करना, करने से क्या कहते हैं, फिर डू कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। ठीक है, एडवर्ब है क्या, नहीं है, तो बस पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, ये बन गया। एक और उदाहरण देखिए, जैसे अपन ने कहा वह प्रतिदिन कहाँ जाता है या कहाँ जाती है, अपन ये लिख दिया, वह प्रतिदिन कहाँ जाती है। अब ये सब्जेक्ट है और जाना वर्ब है, और ये इसका WH वर्ड है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द निकालिए, कहाँ, कहाँ से कहते हैं अंग्रेजी में, वेयर, ये वेयर हो गया। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ डू डज। WH वर्ड के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 2 हैं, डू और डज। तो देखिए सब्जेक्ट अपना ही, ये सी, इसके हिसाब से क्या लगाएंगे अपन, डज लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लगाया सी, डज सी। इसके बाद वर्ब लगा फर्स्ट फॉर्म, जाने से कहते हैं गो। अब और कुछ बचा है, प्रतिदिन, इसको लिख दिया अपन ने एवरीडे, एवरी डे, पीछे क्वेश्चन मार्क, वेयर डज सी गो एवरी डे, वह प्रतिदिन कहाँ जाती है। साथियों ये हुए WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्न। अब हम दूसरे प्रकार के जो प्रश्न अभी हमने आपको बताया, वो यानी हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न। अब देखो जो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनते हैं उनमें कितना सा अंतर है। सबसे पहले उनमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, अपने पास हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, डू या डज, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस सॉरी डू डज के बाद में सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एडवर्ब्स, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से अपन को ये स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना है, ये अपन को बनानी है। तो देखो सबसे पहले, अब हिंदी में जो प्रश्न क्या से शुरू होते हैं, ऐसे प्रश्न जो किससे शुरू हों, क्या से शुरू होने चाहिए, उन प्रश्नों को हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जैसे अपन ने कहा क्या आप पढ़ते हो। अब देखो इसमें ये क्या आया, और ये वाक्य के प्रारंभ में आ गया। अगर क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाए या सबसे अंत ही अंत में आ जाए, तो आप समझो कि उसको अपन को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हेल्पिंग वर्ब से हम बना रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब अपने पास क्या है, डू और डज। अब डू डज किसके अनुसार आते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, आप यानी यू, तो यू के अनुसार डू लगाना है। अब सब्जेक्ट लगाओ यू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, पढ़ना। ठीक है, तो स्टडी, ये लीजिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, क्या आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी, क्वेश्चन मार्क, बन गया हेल्पिंग वर्ब से। और एक वाक्य देखिए, क्या वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, क्या वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है।
तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, इसलिए अपन को हेल्पिंग वर्ब से ये वाक्य शुरू करना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब अपने पास दो हैं, डू और डज। डू डज में से क्या लगाएं, देखो डू डज आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, ये डू डज आएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगी। तो सब्जेक्ट क्या है, वह के हिसाब से क्या आएगा, डज आएगा। ठीक है, डज। डज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाओ, वह को कहते हैं ही। ठीक है, इसके बाद फिर लगाएंगे हम वर्ब। वर्ब क्या है, खेलना, खेलने से कहते हैं प्ले, ये आ गया प्ले। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ये क्रिकेट लिख दिया अपन ने। अब जो बचा है उसको देखिए, देखो पीछे से वापसी। एक तो ये बचा है के साथ को कहते हैं विद। जो शेष वाक्य में बचते हैं उसको पीछे से बना करके लाइए आप। के साथ को कहते हैं विद। अपने दोस्तों, ये एक साथ इसलिए एक साथ लिखना पड़ेगा। अपने दोस्तों क्या कहेंगे, अब देखो अपना, अपनी और अपने, इनकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बनेगी। तो वह है, वह के अनुसार हिज बनेगा, तो हिज फ्रेंड्स, ये पीछे क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न। तो साथियों ये दो प्रकार से प्रश्न बनाए अपन ने, एक WH वर्ड से और एक हेल्पिंग वर्ब से। प्रत्येक टेंस में ऐसे ही अपन को दो प्रकार से प्रश्न बनाने पड़ेंगे। साथियों ये तीसरे प्रकार के सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे चौथी प्रकार के सेंटेंस। साथियों चौथी प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो देखिए, उनमें दो प्रकार के सेंटेंसेस मिक्सअप हैं, एक तो नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव। तो चौथी प्रकार के सेंटेंस का नाम है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव भी हैं, नकारात्मक भी हैं, और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी हैं। तो जब कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक जहां आ गया तो समझो प्रश्नवाचक तो दो प्रकार से ही बनते हैं, ठीक है ना, यानी कि प्रश्न तो दो प्रकार से शुरू होते हैं। तो देखो अपन को सबसे पहले जो प्रश्न है वो बनाने हैं WH वर्ड से। किससे शुरू करने हैं अपन को, WH वर्ड से। अब देखो WH वर्ड से जो प्रश्न बनेंगे उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो सबसे पहले उनमें अपन को लगाना है WH वर्ड। क्या लगाना है, WH वर्ड लगाना है, ठीक है। प्लस फिर आती है हेल्पिंग वर्ब की बात। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है अपना, डू और डज, ये अपने पास हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद अपन को लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अपन को लगाना है नोट। अब ये इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा है, देखो नोट लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव भी है, ठीक है। इसके बाद अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद एडवर्ब लगाना है, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा जो कि WH वर्ड से शुरू होंगे उनका। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से अपन समझते हैं। जैसे अपन ने लिखा कि वह अपना पाठ क्यों याद नहीं करता है, ये अपना एक प्रश्न है, ठीक है। अब देखो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, इसको आगे आगे लाएंगे हम, यानी इसको पहले लिखेंगे। तो देखो इसको अपन ने पहले लिखा, इसका हो गया भाई, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, भाई कहते हैं। इसके बाद अब अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डूडज। डूडज लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो इसलिए अपन क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। वाई डज, सब्जेक्ट लगाओ ही, उसके बाद नोट लगाया, नोट, फिर याद करना उसको कहते हैं लर्न, ये लर्न, ठीक है। वाई डज ही नॉट लर्न अपना पार्ट, ये ऑब्जेक्ट है। अब अपना का क्या हो गया, ही के हिसाब से हिज, और पार्ट का हो गया लेसन, पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाई डज ही नॉट लर्न हिज लेसन। इस प्रकार से अपन को ये प्रश्नवाचक हैं लेकिन नेगेटिव हैं, ये बनाने हैं। अब दूसरी प्रकार के जो प्रश्न नेगेटिव प्रश्न हैं वो कैसे बनेंगे, देखो वो अपन को शुरू करने किससे, हेल्पिंग वर्ब से। उनको अपन किससे शुरू करेंगे साथियों, हेल्पिंग वर्ब से। साथियों ये टेंस समझना लोहे के चने चबाना जैसा है, अगर आप इसको समझ गए तो समझिए आप टेंस समझ जाएंगे। तो देखो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न, अब जब हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाएंगे अपन तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब अपने पास कितने हैं, दो, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यानी कि जो ये स्ट्रक्चर ऐसे कैसे है, बस WH वर्ड को हटा दो इसमें से। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब्स, और पीछे क्वेश्चन मार्क। ये अपना स्ट्रक्चर हो गई इन वाक्यों को बनाने की। तो देखिए अब हेल्पिंग वर्ब से कौन से वाक्य शुरू होते हैं, जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, यानी कि जिनके प्रारंभ में या तो क्या आएगा या उनके अंत में क्या आएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा क्या मैं बाजार से
सामान नहीं खरीदता हूं, ये लिखा है जिस पीछे क्वेश्चन मार्क। अब देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ये क्या आ गया प्रारंभ में ही, तो हेल्पिंग वर्ब लगा डू डज में से। अब डू डज हेल्पिंग वर्ब लगेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है अपना मैं, तो मैं क्या कहते हैं अपन आई, तो आई के हिसाब से क्या लगेगा डू। अब सब्जेक्ट लगाओ आई, इसके बाद डू आई, ठीक है, इसके बाद नोट लगाओ, ये नोट लगा दिया। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, फर्स्ट फॉर्म क्या है खरीदना, खरीदने से कहते हैं बाई या परचेज, ये बाई लिख दिया। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट अपना सामान, सामान को कहते हैं गुड्स, ठीक है। इसके बाद अब बचा अपने पास बाजार से, इसको कहेंगे अपन फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट क्वेश्चन मार्क। डू आई नॉट बाई गुड्स फ्रॉम मार्केट, क्या मैं बाजार से सामान नहीं खरीदता हूँ, ये बन गया। तो साथियों इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़े। साथियों आपको समझ आया होगा, बहुत आपको बेसिक तरीके से समझाया है। साथियों आज हमने अपना एक टेंस कंप्लीट किया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट पढ़ा है। साथियों आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम एक नए टेंस के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होंगे, प्रस्तुत होंगे। तो साथियों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।